और हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, लेकिन कुछ अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक हमने जिस चैप्टर में जो क्वेश्चन करे, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन करे। पहले आपने कंसेप्ट बिल्डर के ऊपर छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद आपने देखे कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उसके बाद उसने कहा था कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और साथ में क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। फिर आपने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ था और कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और उसने कहा आपसे कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और कभी कभी कह रहा था कि साथ में बैलेंस शीट भी बनाओ। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई रहेंगी, उस इंफॉर्मेशन में आपको वो कहेगा कि आप बनाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको वो ये भी कहेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। हो सकता है कि कभी कभी आपको कहे कि बैलेंस शीट भी बनाओ। इसका मतलब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तो वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। अब आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी, वो कहेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और हो सकता है कि साथ में कहे वो क्या बनाओ, बैलेंस शीट। कभी भी बेसिक का साथ नहीं छोड़ना, थामे रखना बेसिक जो अकाउंटिंग होती है उसकी। हम वैसी वर्किंग नोट बनाएंगे। अब वर्किंग नोट में जो मिसिंग फिगर रहेंगी, कभी हो सकता है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, यू नो इट, कि जब अपन कोई अकाउंट बनाते तो जैसे आप देखो, कल हम लोग ने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किए थे, तो आपको ये एक फिगर दिख रही 500 रुपए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुई और ये आपकी पेमेंट आपने 560 के करे हुए। तो अब हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो कभी एक इंफॉर्मेशन देगा, एक नहीं देगा। तो सपोज आपको कभी कोई क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर मिसिंग मिलेंगी, कभी कोई क्वेश्चन में पेमेंट या रिसिप्ट वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग मिलेगी। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहेंगी और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो नहीं दी हुई रहेंगी, वो एक एक वर्किंग नोट में मिसिंग फिगर हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। अगर आपने बेसिक को थांबे रखे हो, बेसिक अकाउंटिंग को नहीं छोड़ना, उसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे समझना, जब भी कोई आप वर्किंग नोट बनाते हो आप उसको कनेक्ट किससे करना, बेसिक से करते जाना, आसानी से वो चीज होती जाएंगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, डोंट वरी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 342, पेज नंबर 342। ओके, from the following information supplied by MBS Club prepares receipt and payment account and income and expenditure account। उसने क्या पूछा आपसे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना और साथ में क्या बनाना हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019 ओपनिंग और क्लोजिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,40,000, 2 लाख, एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000, 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000, 18,000, कैश इन हैंड एंड एट बैंक 1,10,000 और फिर क्वेश्चन मार्क है। 10% इन्वेस्टमेंट 1,40,000, 70,000, फर्नीचर 28,000, 14,000, मशीनरी 10,000, 20,000, स्पोर्ट गुड्स 15,000, 25,000। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज 3 लाख। अब उसने यहाँ पे अमाउंट टू रुपीज 3 लाख, इस साल का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है आपसे, जस्ट 1 मिनट, ओके। फिर वो कह रहे सैलरीज पेड रुपीज 60,000, देन फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 1,75,000, 50% of the investment was sold at 80% of face value. Interest on investment was received rupees 14,000, ठीक है, interest on investment. Then furniture was sold for rupees 8,000 at the beginning of the year. Then machinery and sport goods purchased and put to use at the last date of the year. Okay, charge depreciation is 15% per annum on machinery and sports goods and 10% on per annum on furniture. Following expenses were made during the year: sports expense 50,000, rent 24,000, out of which rupees 2,000 outstanding, miscellaneous expense 5,000। तो जिन पे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे उनमें क्या है, एडजस्टमेंट। तो उसके अपन वर्किंग नोट बनाएंगे अपन,
और आप चाहो तो रेंट का भी बना सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, चाहो तो भी बना सकते हैं। तो जिस जिस पे हाईलाइट की एडजस्टमेंट है, उनकी अपने को क्या बनाना रहेगा, वर्किंग नोट। और उसने आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो राइट डाउन देयर receipt and payment account of MBS Club for the year ended 31st of March 2019। साहब इसको ड्रॉ करना आप 10-12 लाइन का। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ओके। ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ 10-12 लाइन का आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट ऑफ MBS Club for the year ended 31st of March 2019। 31st March 2019। ओके, एक्सपेंडिचर, इनकम, ओके। देन उसके बाद फिर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट फर्स्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, for 4-5 lines, उसके बाद था फिर आपका सब्सक्रिप्शन के बाद आपका सैलरी अकाउंट, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का। उसके बाद है फिर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चार 5 लाइन का। इसमें आप थोड़ा सा स्पेस रखना, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस में इतना स्पेस है पूरा छोड़ दो, 5-6। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस मैं करूंगा यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ बस 4-5 5-6 लाइन का स्पेस, ज्यादा ही रखना, 7-8 लाइन का स्पेस रख लो, ओके। उसके बाद है फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 4-5 लाइन का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपने कुछ कैलकुलेशन मेरे को करना है, 7-8 लाइन का स्पेस रखना, ठीक है, 7-8 लाइन का स्पेस रखना। और फिर आपने यहाँ पे बनाना 5th वर्किंग, वो है आपकी फर्नीचर, फिर मशीनरी और फिर स्पोर्ट्स गुड्स। ओके, सो मशीनरी अकाउंट, सॉरी पहले फर्नीचर अकाउंट, इसको आपने 4-5-6 लाइन का ड्रॉ करना, फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स अकाउंट, अच्छा मशीनरी अकाउंट, देन ठीक है कोई बात नहीं, मशीनरी अकाउंट। तीन चार लाइन का। सेवेंथ स्पोर्ट्स गुड्स अकाउंट, इतना ड्रॉ किया आपने। अब वन बाय वन, सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट नहीं पूछा है क्वेश्चन, बैलेंस शीट नहीं बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं। आप बोले सर क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको कोई कैपिटल फंड की जरूरत ही नहीं ना। कैपिटल फंड तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते, इनर कॉलम में फिर सरप्लस ऐड करते। तो हमको बैलेंस शीट बनाने, अभी कोई क्वेश्चन में अगर उसने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला आपको, अब आगे देखेंगे आप, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला अगर उसने, तो उसमें आपको फिर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने की। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने अकाउंट बनाए हो सब्सक्रिप्शन का, सो वर्किंग नोट नंबर 1 वहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,40,000 by closing outstanding $2 lakhs। उसके बाद यहां पे फिर उसने दिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 25,000 30,000 बाय ओपनिंग एडवांस 25,000 टू क्लोजिंग एडवांस 30,000। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 और 18। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 15 और 18, सो बाय सैलरी में आप लिखेंगे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000। उसके बाद है फिर कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अब कैश इन हैंड आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसने पूछा है बेटा, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस तो दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो ठीक है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें लिखेंगे टू
ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कैश एंड बैंक, आप ऐसे लिख सकते हो, कैश एंड बैंक 1,10,000। अब वो क्लोजिंग पता नहीं अपने को, बाय क्लोजिंग बैलेंस जब पता लगेगा तो अपन लिख लेंगे, कैश एंड बैंक। ओके, अभी तो पता नहीं है। अब उसके बाद वो कहता है आगे 10% इन्वेस्टमेंट 1,40,000 और ओपनिंग 1,40,000 और क्लोजिंग 70,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोगों ने बनाए। वर्किंग नोट नंबर 3, वहां पे आप लिखेंगे 2 ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 70,000। सो बाय क्लोजिंग बैलेंस 70,000। ओके, उसके बाद है फिर फर्नीचर 28,000 एंड 14,000। तो फर्नीचर अकाउंट आपने बनाए हैं। यस, वर्किंग नोट नंबर 5, 2 ओपनिंग बैलेंस 28,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस 14,000। ओके, मशीनरी ओपनिंग 10 क्लोजिंग 20। तो मशीनरी 2 ओपनिंग बैलेंस 10,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस 20,000। Then sport goods 15,000 and 25,000. So working note number 7, 2 opening balance 15,000 and closing balance is 25,000 by closing balance 25,000। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे कि सारे वर्किंग नोट्स में हमने ओपनिंग क्लोजिंग बराबर लिखी, बैलेंस शीट बनाना ही नहीं अपने को क्वेश्चन में। ओके, सो वो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने का सवाल ही नहीं उठता। अब एक एक करके ध्यान से अच्छे से हर एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे बेटा। अब देखो उसने क्या कहा आपसे, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बराबर इंटरप्रेट करना। पहला कहता है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹3 लाख, मतलब सब्सक्रिप्शन इस साल का 3 लाख रुपए। उसने क्या आपसे ये कहा कि सब्सक्रिप्शन आपने पे करे 3 लाख रुपए? नहीं, ऐसा नहीं किया। उसने आपसे ये नहीं कहा कि सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए पे करे। उसने कहा कि इस साल का सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, वो 3 लाख रुपए का आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन है। वी ऑल नो दैट वी फॉलो, सॉरी मैंने गलती से सब्सक्रिप्शन पे कहा, ऐसा करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख लिखा, ऐसा लिखा है बेटा कि सब्सक्रिप्शन इस साल का 3 लाख है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं बोला उसने कि सब्सक्रिप्शन आपको 3 लाख रुपए आपने रिसीव्ड किए। उसने कहा कि इस साल का सब्सक्रिप्शन 3 लाख है। अब इस चीज का आप समझना, फर्क होता है रिसीव्ड में और इस साल का सब्सक्रिप्शन 3 लाख, दोनों में फर्क है बच्चे। उसने कहा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, अच्छे से पढ़ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं बोला उसने। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मींस इस साल का सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए एंड वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर बोलता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोलता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखता था। उसने ये नहीं कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 3 लाख, उसने कहा इस साल का सब्सक्रिप्शन है 3 लाख। वर्डिंग्स का समझो यहां पर अच्छे से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ये। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड इनकम साइड में और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर ये कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ तो मैं कहता कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में 3 लाख लिखता, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता है, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट नहीं बोला उसने। 3 लाख रुपए ऐसा कहा कि उसने 3 लाख रुपए रिसीव्ड हुए, नहीं, उसने कहा कि 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन आप लोगों का इस साल का है। इट मींस इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में 3 लाख रुपए जाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इनकम साइड में आप लिखोगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करोगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने जो यहां पे बनाए वहां पे आप लिखेंगे बाय
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाए, फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखता हूं बाय सब्सक्रिप्शन, पहले इनकम लिखो, उसके सब्सक्रिप्शन हाउ मच 3 लाख रुपीज। कितना सब्सक्रिप्शन है आप पे? 3 लाख रुपए का। ओके, ओके तो आपने अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आप यहां पे डेबिट करेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3 लाख। ओके, अब बड़े अच्छे से सैलरी वाले पॉइंट को आपने समझना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सैलरी पेड ₹60,000। उसने ये नहीं कहा कि इस साल की सैलरी 60,000 रुपए, उसने कहा कि सैलरी हमने 60,000 रुपए पे करे। उसने क्या कहा बच्चों कि सैलरी हमने 60,000 रुपीज पे करे, वो ये कह रहा है आपको। तो आपने 60,000 रुपीज की सैलरी पे करे बेटा, तो 60,000 पेटा, तो वो कहा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये पेमेंट है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो आप सैलरी अकाउंट को डेबिट करो, पहले सैलरी अकाउंट को डेबिट करो टू कैश एंड बैंक 60,000। तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में जाएगा। बाय सैलरी 60,000। ओके, फर्क समझे? अगर बोला इस साल की सैलरी इतनी है तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में जाता। जाए अपन डिस्कस करेंगे एक करके। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सारी जो कहानी कह रहा, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,75,000। तो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू थी 1,75,000। अब ध्यान से बात मेरी बात समझना, दो टर्म आपके लिए नया फाउंडेशन लेवल पे, इंटर में तो आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूरे चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, लेकिन अभी फाउंडेशन लेवल पे नन्हे मुन्ने भी बच्चे हो आप लोग, तो ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना आपने, ठीक है। अब दो टर्म आपके लिए भी नए हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं एक होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपने भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी जो है पूरी मैंने बनाया रखा ना, यहाँ पे कहानी आएगी। पहले समझ लेना था कि दो चीज होती है आपकी, एक ये समझाने में यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, एक होता है आपका फेस वैल्यू, ये आपके लिए न्यू टर्म है, फेस वैल्यू और कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है कितने में हमने खरीदे, कितने में हमने खरीदे, कितने में हमने खरीदे, वो इन्वेस्टमेंट को कितने में खरीदे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूं बेटा, तो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू क्या है, या आप लिखते इन्वेस्टमेंट की फेस पे होता है। जो सपोज आपने कोई शेयर्स खरीदे, तो कितने में खरीदे, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ शेयर। आपने 15 रुपए का एक शेयर खरीदे, लेकिन उसकी फेस पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट जो आपके पास, उसके फेस पे 10 रुपए लिखा, दैट इज फेस वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू हमेशा ख्याल रखना बेटा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। तो इन्वेस्टमेंट जब आप कोई करते हो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी के डिबेंचर्स खरीदा, अभी कंपनीज अकाउंट इसके बाद ही आपका एक आखिरी चैप्टर कंपनीज अकाउंट है, वहां पे पढ़ाऊंगा आप। सपोज मैंने कोई डिबेंचर खरीदा कोई कंपनी के, और उस डिबेंचर में मेरे को फेस वैल्यू 10 रुपए का डिबेंचर, फेस उसकी सर्टिफिकेट जो मिला उस पर 10 रुपए लिखा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा 12 रुपए में। तो जब वो कंपनी मेरे को इंटरेस्ट देंगी, तो वो इंटरेस्ट 12 रुपए पे नहीं कैलकुलेट करेगी, वो कितने पे करेगी, 10 रुपए। हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये चीज ख्याल रखना कि जितने में खरीदे दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने में खरीदे आपने। तो फेस वैल्यू और इन्वेस्ट कॉस्ट अलग अलग चीज है बेटा। ओके, अब यहां पे वो कहता है कि हमको क्वेश्चन में कि आपने जो फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,70,000, मतलब यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, यहां पे अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहां पे देखते तो 1,40,000 है, लेकिन फेस वैल्यू 1,75,000 है, वो अलग अलग चीज है बेटा, ठीक है। तो अब आपने 1,75,000 रुपीज की फेस वैल्यू थी, उसके 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू। तो हमने 50% जो फेस वैल्यू जो थी उसका 50% हमने बेचे,
कितने में बेचे, मतलब 1,75,000 का 50% आपने बेचे, और कितने में बेचे, 80% ऑफ फेस वैल्यू। तो वो जो भी 80% ऑफ फेस वैल्यू उतने में बेचे, उतने में बेचे। अभी कॉस्ट की बात नहीं हो रही, अभी मैं बात करूं कितने में बेचे आपने। तो आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप, ऐसे स्टार मार्क देना और वहां पे लिखना फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो 1,75,000 का 50% कितना होता है बेटा, 87,500। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचे वो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 87,500, इतने की फेस वैल्यू थी। अब आपने बेचे कितने में, वो कहता है कि 80% जो फेस वैल्यू उसके 80% की कीमत पे हमने बेचे। मतलब सेल्स प्राइस आपने कितने में बेचे, 87,500 उसकी फेस वैल्यू थी, क्योंकि 50% ही बेचे, फेस वैल्यू थी। क्वेश्चन में कहता है कि ये फेस वैल्यू के 80% कीमत पे हमने बेचे, 80% की। तो 87,500 मल्टीप्लाई बाय 80%, हमने उसको 70,000 रुपए में बेचे। अब आप सबको पता है बेटा कि आप सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो अगर इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो आपने बेचे उसकी कॉस्ट को मैं अगर माइनस कर दूं, तो मेरे को प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। तो इसकी फेस वैल्यू जो टोटल थी 1,75,000, उसका 50% बेचे 87,500, उसको कितने में बेचे, 80% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 70,000। तो साफ साफ इज्जत से नहीं दिया उसने कि 70,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट बेचे, ऐसा नहीं बोला उसने, ऐसा तरीका बताया कैलकुलेट करना। तो हमने कैलकुलेट करे कितने में बेचे बच्चों, हमने बेचे उसको 70,000 रुपीज में। अब वो कहता है यहां पे कि इसकी कॉस्ट कितनी थी। अब कॉस्ट देखो, शुरुआत में कॉस्ट मैंने आपको बोला था यहां पे ये 1,40,000 रुपए, तो इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट थी 1,40,000। हमने लेकिन पूरा नहीं बेचे, हमने कितना बेचे, 50% बेचे। तो हमने जो बेचे 1,40,000 का 50% आता है 70,000। अरे ये क्या हुआ, मतलब उसकी सेल्स प्राइस भी 70,000, कॉस्ट भी 70,000, तो जितने की चीज थी उतने में ही बेचे, तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो उस पर कोई भी हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जितने की चीज थी उतने में ही बेचे। अब जब आपने बेचे तो आप क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करते इसकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000, ये इसकी एंट्री पास हुई। अब आप इसको लिख लो। अभी इंटरेस्ट मैं बाद में बात करूंगा, अभी इंटरेस्ट वाला पोर्शन मैंने बात की, अभी मैं करूंगा इंटरेस्ट पे बात। ओके डन, लिखे आपने इतना। तो ये हुआ आपका प्रॉफिट और लॉस। अगर होता, प्रॉफिट और लॉस यहां पे हुआ नहीं, अगर होता तो भी मैं लिख देता हूं यहां पर कोई नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये होता, वैसे ना ये आप पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक चैप्टर में, हर क्वेश्चन में 4-5 बार ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। एनीवेज, अगर प्रॉफिट होता बेटा तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उठा के उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाते, या आप फिर तो आप इसकी एंट्री पास करते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उसको पहले, अगर सपोज आप इसको 80,000 में बेचते तो यहां पे 80 आता ना, और ये प्रॉफिट को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उठा के इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाते, क्योंकि प्रॉफिट है ना, इनकम है, तो वो आप इनकम एक्सपेंडिचर वहां पे लेके जाते। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हुआ नहीं। एनीवेज, बस इस पे ध्यान है, आपने कितने में बेचे, 70,000 में। क्या, और मैं आपको पहले ही कह रहा हूं ये क्वेश्चन कहां पे, मे 2019 में है। हर तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मतलब ज्यादा क्वेश्चन कर रहे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो पढ़ाया हूं उसको बस अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ओके, अब ध्यान से बेटा, तो आपने 70,000 रुपए में बेचे, उसकी कीमत भी 70 थी, तो कोई प्रॉफिट और लॉस आपको हुआ नहीं।
ये एंट्री में कंफ्यूज मत होना सर, इन्वेस्टमेंट तो क्यों, ये ट्रांसफर करे, जो प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ गया उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते। तो यहाँ पे जीरो आया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। ओके, एनीवेज अपने इसमें प्रॉफिट आया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन पता रहना चाहिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्रेडिट करो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 70,000। ओके, कैश एंड बैंक अकाउंट हाउ मच, 70,000। ओके, तो अब जाएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट, यस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा आया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप लिख लो ये वर्किंग नोट नंबर कहां से लाए फिगर आपने, 3 से। 70,000 रुपीज में अपन ने उसको बेचे, कितने में बेचे बच्चों, 70,000 रुपीज में। ओके, अब उसके बाद आगे ही हो गया इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, अच्छा इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव रुपीज 14,000। अब इंटरेस्ट आपको मिला कितना, 14,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला, इसकी क्या एंट्री पास करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहले यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही है, तो यहां लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 14,000। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपने इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 4 पे जाएंगे, वहां लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट रिसीव्ड 14,000। ओके, हाउ मच, 14,000। अब उसके बाद यहां पे, अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा आप लोगों का, इन्वेस्टमेंट था आप लोगों का यहाँ पे, सॉरी वेर इज इन्वेस्टमेंट, यस 1,40,000 का था और ओपनिंग और क्लोजिंग 70। लेकिन इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी थी, 1,75,000। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप क्या मानोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप 1,40,000 पे करोगे कि 1,75 पे, 1,75 पे। एक अजम्पशन भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मैं उसके बारे में कहता हूँ। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू, ये अजम्पशन नहीं, अजम्पशन दूसरा है, ये इंप्लाइड हमेशा, इंटरेस्ट हमेशा, ये हकीकत है कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पे मैंने कहा था स्पेस रखना, यहां पे हेडिंग दो अक्रूड इंटरेस्ट, आप हेडिंग दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। याद रखना इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। तो यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑफ द ईयर 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब आप बोलेंगे 10% कैसे लाए, तो यहां पे क्या नाम लिखा हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ही होता है उस पे इंटरेस्ट 10% है। अब ये 1,75,000 याद रखना है हमेशा, ये बात हमेशा ख्याल रखना है बेटा आपको, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। ओके, अब ध्यान से, ये आ रहा है आपको 17,500 लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको मिला कितना, देखो क्वेश्चन में ऊपर मिला कितना, 14,000। तो आपको मिला 14,000। अगर मैं कहता हूं कि 17,500 में से 14,000 मिला, 17,500 में से 14,000 ही मिला, मतलब अभी भी कितने का नहीं मिला, 3,500 का। सो इंटरेस्ट अक्रूड, जो कि अभी तक के नहीं मिला। अब इसकी क्या एंट्री पास होगी, इंक्रीज इन एसेट, फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़े हो, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट में भी अपन ने पढ़े बेटा, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट वो इनकम है इसलिए क्रेडिट, और वो रिसीवेबल है इसलिए उसका डेबिट, इंक्रीज इन एसेट। मगर एक चीज ख्याल रखना बेटा, एक नोट यहां पे लिखेंगे आप लोग, इट इज अज्यूम दैट sale of investment has taken place at the end of the year। अब आप बोलेंगे सर इसका ये क्या लिखा है आपने, इसका मतलब क्या निकलता है? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट जो थे आपने ये अज्यूम करे कि उसको साल के आखिरी में बेचा गया, ये आपने अजम्पशन ली। वो अजम्पशन क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ना बेटा ये आप लिख लो, ये जो आप अक्रूड इंटरेस्ट है 3500 का, ठीक है। सो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहां पर आप लिख लेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट 3500 का, अक्रूड इंटरेस्ट 3500, ठीक है। अपन ने कैलकुलेशन नीचे ही किया उसका। अब उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट आपकी, अच्छा बैलेंस शीट तो बनाए नहीं, बैलेंस शीट बनाते तो एसेट साइड में लिखते हो, आपकी एसेट होती। अब आप ध्यान से सुनो बेटा कि आपने ये क्यों ऐसा लिखा, मैंने कि ये मैंने अजम्पशन लिया कि जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनाई, ये इन्वेस्टमेंट कब बेचे अपने को नहीं पता ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कब बेचे अपन ने, लेकिन कब बेचे तारीख नहीं दी है क्वेश्चन में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ बिका, कब बिका तारीख नहीं दी, हमने ये अज्यूम करे कि साल के आखिरी में बेचे। तो आप बोलेंगे सर फर्क क्या पड़ता? फर्क पड़ता है। अगर आप ये अज्यूम करते कि इन्वेस्टमेंट साल की शुरुआत में बिका, क्वेश्चन में कुछ नहीं थी, अगर मैं अज्यूम करता साल की शुरुआत में अगर बिका रहता, तो वो जो साल की शुरुआत में बिक गया उस इन्वेस्टमेंट में फिर थोड़ी ना हमको इंटरेस्ट मिलता। हाँ, तो यहाँ पे 50% अगर मैं अज्यूम करता कि साल की शुरुआत में ही बिक गया, तो फिर यहां पर तो बेटा 1,75,000 की फेस वैल्यू भी नहीं, 87,500 की फेस वैल्यू पे 50% पे कैलकुलेट होता, 1,75,000 का 50%, 87,500 पे मैं कैलकुलेट करता। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट 50% जो आपने बेचे साल की शुरुआत में बेच दी, तो फिर उस पर काय का इंटरेस्ट, उस पर थोड़ी ना कंपनी इंटरेस्ट देंगे, हमने तो ऑलरेडी उसको बेच दिए पहले। तो हमने ये अज्यूम करे कि साल के आखिरी में बेचे, आखिरी में बेचे, इसका मतलब पूरे साल हमारे पास था। जब पूरे साल हमारे पास था तो इंटरेस्ट भी हमको पूरे साल का यहां पर मिलेगा। आप ये लिख सकते हैं 10% इज फॉर 12 मंथ, पूरे साल का ही। समझ में आई चीज आपको? हमने हाँ, तो इस चीज का अगर आप मिड ऑफ द ईयर मानते हैं, हाँ, तो फिर 6 महीने का आप मिड ऑफ द ईयर रहता, तो बस 87,500 जो पूरे साल रहा उस पर पूरे साल का रहता, और जो आपका आई मीन टू से 6 महीने के लिए 1,75,000 पे कैलकुलेट करते, रिमेनिंग 6 महीने के लिए 87,500 पे करते। अगर मिड स्टार्टिंग बोलता तो 87, अगर स्टार्टिंग में बेच दी तो 87,500 पे पूरे साल का रहता। एट द एंड हमने अज्यूम कर तो 1,75,000 पे पूरे साल का, क्योंकि पूरे साल रहा, साल के आखिरी में आपने उसको बेचे। ओके, अब इतना बारीकी में ध्यान नहीं जाता लोगों का, लेकिन अपने अजम्पशन लिखना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹8,000 एट द बिगिनिंग। अब इसका क्या मतलब था? उसने बेचा 8,000 में, सो अपन बोलेंगे कैश और अब उसने प्रॉफिट और लॉस नहीं बताया, अपन देखेंगे फाइंड आउट होगा, हो जाएगा वो। लेकिन उसने इसका क्या मतलब निकलता है कि साल की शुरुआत में 8,000 रुपए में बेचा? इसका मतलब ये निकलता है कि 8,000 रुपए में साल की शुरुआत में बेचा, मतलब डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगाना, क्योंकि साल की शुरुआत में बेच दी ना अपन, साल की शुरुआत में बेच दी, मतलब पूरे साल वो हमारे पास जो बेचे, जो पोर्शन आपने, वो पूरे साल हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हमने साल की शुरुआत में बेच दी, तो उस पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं पूरे साल। तो आपने बेचे, तो फर्नीचर अकाउंट में जाओ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो यहां पे लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट, हाउ मच? 8,000, ठीक है, लिखे आपने कैश और 8,000। तो आपके रिसिप्ट हुई, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे आप टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। ओके, उसके बाद यहां पे कहता है वो आपसे कि मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट। अब इसका मतलब क्या होता है लास्ट डेट, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। ये बिगिनिंग यहाँ पे लास्ट डेट बोला, ओके, एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है। और आपने कोई मशीनरी खरीदे थे और स्पोर्ट लास्ट डेट ऑफ द चार्ज डेप्रिसिएशन 15% ऑन मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड्स पे 10%, नहीं मशीनरी पे और स्पोर्ट्स गुड्स पे 15% और फर्नीचर पे 10% बोला, ठीक है।
मैं बात करता हूं इसकी डेप्रिसिएशन। एक काम करो, एक आप वर्किंग नोट बनाओ डेप्रिसिएशन का। वर्किंग नोट नंबर कितने हो गए आपके 7। चलो 8th बना लो आप, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब फर्नीचर साल की शुरुआत में कितना था? फर्नीचर साल की शुरुआत में जो था आपका, वो था आपका 28,000 और आपने साल के आखिरी में कितना है 14,000। तो अब यहां पे जस्ट 1 मिनट, साल की शुरुआत में था आपका 28, साल के आखिरी में 14,000, ठीक है। और आपने इसको साल की शुरुआत में बेचे। ओके ओके ओके, एक मिनट, यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालो ना, कितनी आ रही? 28,000, 28 माइनस 14 माइनस 8। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट में जो आपका यहाँ पे बैलेंस आ रहा है दैट इज 6,000। तो ये 6,000 रुपए ना अपने को भी, देखो आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करे, डेप्रिसिएशन चार्ज अभी अपने को करना है बेटा। तो यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग बैलेंस उस पे करना है। ये जो आपकी जो फिगर दी ना, ये 14,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करे, बाद की फिगर नहीं, इस पे चार्ज करना है। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी जो 6,000 रुपए का आपका ये लॉस, 6,000 रुपए का आपका क्या हुआ, ये लॉस हुआ। ओके, ध्यान से बच्चों। तो 6,000 रुपीज का आपका यहां पे ये लॉस है। अब यहां पे आपने जो बेचे थे फर्नीचर, क्वेश्चन में हमको नहीं दिया था कि वो प्रॉफिट पे बिका कि लॉस पे बिका, लेकिन वो कितने के लॉस पे बिका? 6,000 रुपए का। बैलेंसिंग फिगर है, डोंट कॉल इट डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी हमको चार्ज कर रहा हूं, उसमें मैं वर्किंग नोट बनाते हैं अभी, डोंट वरी। लेकिन आपका ये लॉस हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जैसे आप प्रॉफिट को आप क्रेडिट करते ना आप यहाँ पे, वैसे ही लॉस को अपन क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा, डेबिट करते। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो यहाँ पे 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वर्किंग नोट नंबर 5th, वर्किंग नोट नंबर 5th, 6,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हाउ मच? 6,000। अब आप यहां पे और डेप्रिसिएशन वाले पार्ट पे, डेप्रिसिएशन फर्नीचर अगर अपन देखा जाए क्वेश्चन में, तो फर्नीचर कितना था बेटा? 28,000 का। उसमें से हमने 14,000 का बेचे 8,000 में। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। 28,000 में से 14,000 ही बचा, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 14,000 है, साल के आखिरी में आपका इतना बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ जो आपने बेचे ना, 28 में से 14 का बेच दिए 8,000 रुपए में, तो 6,000 का नुकसान हुआ है वो, और बचा हुआ 14 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो आपने बेचे वाला पोर्शन साल की शुरुआत में, सॉरी आपने बेचे वाला पोर्शन कब है? ऑन द लास्ट डेट, सॉरी परचेज बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 8,000 एट द बिगिनिंग, साल की शुरुआत में ही आपने बेच दिए। मीन्स नो डेप्रिसिएशन ऑन इट, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपने साल की शुरुआत में इसको बेच दिया, पूरे साल हमारे पास था ही नहीं वो, तो यहां पे जो था आपके पास वो था 14,000 रुपीज, जो क्लोजिंग बैलेंस है 14,000 रुपीज पे 10%, तो आता है आपका 1,400। तो ये आपका 28,000 में से आपने जो बेचे ना, ये 14,000 रुपीज का बेचे, ये बिगिनिंग में बेचे ना आपने, ये बिगिनिंग में बेच दिए उसको। तो जब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, आप यहां पे देखो क्वेश्चन में बोला उसको कब बेचे उसने आपको, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल की शुरुआत में आपने उसको बेच दिए, कितने? 8,000 में बेचे थे, लेकिन वो बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया था आपका, तो ये आपने बिगिनिंग में ही बेच दिए साल की शुरुआत में, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो ये में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका डेबिट होगा, और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो फिक्स एसेट में से माइनस होगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ना बच्चों, यहां पे जो इसका है, ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे बाद की नहीं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के पहले के। तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज जाएंगे, ये जैसे ये 14,000, 20, 25, और उसमें से फिर अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इनर कॉलम। अब बैलेंस शीट उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है,
तो इसलिए वहां पे वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर पे जाए तो लिखना जरूरी है। अब उस पर अपन आएंगे, डेप्रिसिएशन और बचा है पार्ट हुआ, उसमें मैं आता हूं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ना वो परचेज ये सब भी है वहां पर। परचेज आपने कुछ मशीनरी करे, स्पोर्ट्स गुड्स खरीदे, तो वो आपने लास्ट डेट पे खरीदे हो, तो ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा। लास्ट डेट पे आपने खरीदे तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अपन बात करेंगे उस पर, ठीक है। लेकिन पहले अपन क्या करते, ये एडजस्टमेंट कर लेते, फिर वो अकाउंट क्लोज करेंगे तो मिसिंग फिगर अपने को फाइंड आउट हो जाएंगी। अब स्पोर्ट्स एक्सपेंस आपने इस साल के कितने करे, 50,000 के। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आप जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वहां पर आप लिखेंगे टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने 50,000 रुपीज से आपका, अब आपने स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 करे, इस पे कुछ भी आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं था, तो जितने का एक्सपेंडिचर उतनी की पेमेंट। आउटस्टैंडिंग रहता तो अपन वर्किंग नोट में लिखते, लेकिन ऐसा कोई स्पोर्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या, नहीं, तो इतने की आपने पेमेंट कर दी, तो बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हाउ मच, 50,000। फिर वो कहता है कि इस साल का वो रेंट, आपने इस साल का रेंट था 24,000, उसमें से 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आपने खर्चा देखो कितने का है, रेंट का एक्सपेंडिचर है 24,000, तो यहां पर आप लिखो रेंट 24,000, लेकिन आपने पे कितना करे, 22,000 रुपए, बाय 24,000 रुपीज में से 2,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपने पे कितना करे बेटा, 22,000, और 2,000 रुपए का देंगे आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका अकाउंट बनाता ना, यहाँ पे ये एक्सपेंसेस जो था, इसको समझे ना आप, ये क्यों मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, क्योंकि उसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था। अब आप बोलेंगे सर आपने रेंट नहीं बना के दिखाता, अगर रेंट अकाउंट रहता तो कैसे बनता, रेंट अकाउंट रहता तो कैसे बनता। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूं ये रेंट अकाउंट है, इसमें क्या होता, इस साल का खर्चा था आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका जाता 24,000 रुपए गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए है, तो एक्चुअल में आपने पे कितना करे, 22,000 रुपए, तो देखो 22,000 रुपए वहां पे आया, ओके डन। अब उसके बाद वो कहता है आपसे आखिरी कि मिसलेनियस एक्सपेंस है 5,000 रुपए के, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 5,000 रुपए, ओके। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे उसको बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, इसलिए वहां वर्किंग नोट पे नहीं गया। अब एक एक वर्किंग नोट आप क्लोज करना शुरू करेंगे। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बचा है मुझे पता, सो हम बात करेंगे बेटा। से 1,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000, 4,70,000, माइनस 25,000 माइनस 2,45,000। तो आपका बैलेंस कितना है, आपका 2,45,000 सब्सक्रिप्शन का आपका बैलेंस। अब आप मेरे को बताओ, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया वो अपने को दिया हुआ है, तो ये क्या है, रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे लिखेंगे आप बाय कैश अकाउंट, ये आपने रिसीव्ड करे, बैलेंसिंग फिगर ये आपने रिसीव्ड करे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट में जाके लिखेंगे, कैश मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे आप टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 245 वर्किंग नोट नंबर 1, $2,45,000 सैलरी 60,000 प्लस 18,000, ये आया आपका 78,000 माइनस 15
तो अब मेरे को बताओ ये 63 आ रहा है। अब यहां पे आपने पे कितना करे वो दिया है, तो ये कौन सा फिगर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो देखो कभी ये आपने को रिसिप्ट और पेमेंट वाली बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो रिसिप्ट और पेमेंट में लिख देंगे अपन, कभी अपने को जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो वहां पे लिखेंगे 63,000। ओके, तो ये एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखो 63,000 टू सैलरी अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 63,000। ओके, उसके बाद 63,000 आपने लिखे, उसके बाद यहां पे इन्वेस्टमेंट 1,40,000 और ये भी टोटल है 1,40,000। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल आ रहा है आपका 17,500 17,500, ये आएंगे आपका 17,500। तो ये चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इनकम है, तो ये आपको इतने से आपको इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट 17,500, वर्किंग नोट नंबर 4। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 4 17,500। ओके, उसके बाद आएंगे वर्किंग नोट नंबर 5 पे, तो वो तो हो चुका है। कम टू वर्किंग नोट नंबर 6। ये देखो यहां पर ये आपकी टोटल आ रही 20,000, ये डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है 10,000 रुपए से। तो यहां पे आपने खरीदे हो, ये आपने क्या करे बच्चे, इतने का खरीदे, उसने बोला नहीं आपने इस साल मशीनरी और वो खरीदे भी हो। अब यहां पर आएगा टू कैश और कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो मशीनरी खरीदे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो कब खरीदे और उसको कहता है कि पुट टू यूज करे लास्ट डेट, मींस मैं लास्ट डेट वाले पे बात करता हूं, मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा ना वहां पे डेप्रिसिएशन वहां पे लिखता हूं। ओके, तो पहले आपने खरीदे इसको कर लो, या आपने ये जो स्पोर्ट्स गुड्स भी खरीदे उसको भी अपन लिख ले 25,000 10,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपए, नहीं यहां पे भी 10 ऊपर भी 10, चलो सही है। तो आपने मशीनरी खरीदे 10,000 की और इस साल स्पोर्ट्स गुड्स खरीदे 10,000 की, तो क्या होगा आपकी पेमेंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स गुड्स वर्किंग, ये 10,000 आ रहा है, ये तो मेरे को ख्याल है। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, स्पोर्ट्स गुड्स 7 है, मशीनरी 6 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये 7 और ये 6 ऊपर नीचे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मशीनरी 10,000 10,000 के आपने खरीदे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा, ये डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है अच्छे से समझना आपने, लास्ट वर्किंग नोट है अपनी ये डेप्रिसिएशन वाली। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि एक है आपका मशीनरी और एक है आपका स्पोर्ट गुड्स, अच्छे से समझना। अब आपने ये बेचे नहीं हो बेटा, ये खरीदे हो, लेकिन कब खरीदे, साल के आखिरी में खरीदे, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। पुट टू यूज मतलब यूज करने के लिए साल के आखिरी में लगा। अगर इस साल के आखिरी में आई ये चीज तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10 पे, नहीं लगेगा। वाई, नो डेप्रिसिएशन ऑन इट, ये दोनों पे कह रहा हूं,
नो डेप्रिसिएशन ऑन इट, नो डेप्रिसिएशन ऑन इट, नो डेप्रिसिएशन ऑन इट। क्यों इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा? क्योंकि आपने साल के आखिरी में खरीदी, बिकॉज इट इज परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर साल के आखिरी में कोई चीज खरीदी तो आपने तो यूज ही नहीं करे उसको, तो डेप्रिसिएशन। देखो खरीदे वाली बात चली। फर्नीचर में आपने बेचे थे साल की शुरुआत में, तो कोई अपने ये मत दिमाग लगाना अरे मशीनरी साल के आखिरी में खरीदी तो आप नई डेप्रिसिएशन बोल रहे। फर्नीचर तो साल की शुरुआत में, तो उस पर भी नहीं बोले अरे उसमें मां खरीदे नहीं, मां बेचे थे। आप ही से बात कर रहा हूं, फर्नीचर खरीदे नहीं बेचे थे आपने साल की शुरुआत में, तो पूरे साल आपके पास था क्या? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। फर्नीचर साल की शुरुआत में बेच दिए, बेचे बेचे बेचे, सेल करे थे मां, यहां परचेज है, साल की शुरुआत में बेच दिए, तो पूरे साल में था क्या आपके पास? नहीं था। थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखो यहां पे मैं यहां पर आपका ये आप यहां पे आपने 28,000 में से 14,000 की चीज को बेचे, तो ये 14,000 ही पूरे साल रहा आपके पास। ये आपने सेल किए थे बच्चे, सेल किए थे। यहां पे साल की शुरुआत में 10,000 रुपए था और 10,000 का यहां पर आपने परचेस करे, तो ये 20,000 रुपए साल के आखिरी में। तो पूरे साल यहां पर कितना था अपने पास? 14,000 रुपए की चीज, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा। पूरे साल यहां पे कितने हजार की चीज थी? 10,000 की, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा। समझ में आया क्या हो रहा है यहां पे? ओके। साल के आखिरी शुरुआत में बेचे थे, तो पूरे साल में सिर्फ 14,000 था। यहां पे साल के आखिरी में खरीदे, पूरे साल 10,000। वैसे यहां पे नीचे भी ऐसी। ओके, अब यहां पे आप आएंगे 14,000, तो हो गया ये 10,000। इस पे था 15%। ये साल की शुरुआत में था स्पोर्ट्स गुड्स 15,000, उस पे 15%। तो 10,000 का 15%, 1,500। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 2,250। 1,400 प्लस 1,500 प्लस 2,250, 5,150। 5,150 टोटल डेप्रिसिएशन। तब आप यहां पे जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस है वहां पे लिखेंगे आप टू डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 8। आप चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हैं यहां पे, फर्नीचर, मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड्स, ये था 1,400, 1,500 और ये 2,250। ओके डन। ठीक, अब आप यहां पे, अब आपके दिमाग में ये तो नहीं चला सर आपने वहां पे एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे? बेटा इसके ऊपर इस 70,000 है ना, इसमें से माइनस होगा। कहां गया वो एसेट्स? इनमें से माइनस होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट पूछा नहीं है ना, वहां पे इनर कॉलम में बताता था माइनस करके। जैसे ये भी लिख देता हूं यहाँ पे, 15 था साल की शुरुआत में, पूरे साल ये 15 ही रहा। फिर आपने यहाँ पे 10 का खरीदे, तो उसके बाद वो 25 का हुआ। ओके ठीक है। अब जल्दी से रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दिया हुआ नहीं था, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। $1,10,000 प्लस 70 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 2,45,000, 4,47,000। -60 -50 -22 -5 -10 -10, 2,90,000 बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद यहाँ पे 3,17,500, तो 3,17,500 5 -63 -5150, 164 350। यह आ गया आपका
सरप्लस। अब बैलेंस शीट तो उसने आपसे पूछा नहीं, क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट पूछता तो अपन बैलेंस शीट भी बनाते। ओके, अब आपने देखो यहां पर जो मिसिंग फिगर थी बेटा, कभी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की दी है तो वो रिसिप्ट पेमेंट की आ रही, यहाँ पे पेमेंट की दी है तो इनकम एक्सपेंडिचर आ गई। इस तरीके से जैसी जैसी मिसिंग फिगर अपने को पता चल देगी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको क्या करें, लिखते गए, या रिसिप्ट पेमेंट जहां की भी फिगर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 31, summary of receipt and payment of Bombay Medical Aid Society for the year ended 31st December 2015 are as follows। अब यहां पे रिसिप्ट एंड ये पेमेंट अकाउंट से अपने को दिया है। ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड ₹8,000, सब्सक्रिप्शन 50,000, डोनेशन 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% per annum ₹9,000, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई ₹30,000, honorarium to doctors ₹10,000, salaries ₹28,000, sundry expenses 1,000, equipment purchase 15,000, charity show expense 1,500, charity show collection ₹12,500। The additional information subscription due, opening closing यहाँ पे open 1,500, 2,200, subscription received in advance 1,200, 700, stock of medicine, amount due for medicine supply 9,000, sorry, stock of medicine 10,000, 15,000, amount due for medicine supply 9,000, 15,000, value of equipment 21,000, 30,000, value of building 50,000, 48,000। you are required to prepare receipt and payment account। तो ये क्या दिया उसने अपने को, समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओके, ये इसने समरी दिया, रिसिप्ट और पेमेंट, अकाउंट नहीं दिया, रिसिप्ट और पेमेंट की उसने समरी दिया, रिसिप्ट और पेमेंट जो है, ठीक है। वी विल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड बैलेंस शीट। अब तीनों चीज पूछा उसने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पूछा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी और बैलेंस शीट भी। अब याद रखना बेटा, यहां पर हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे क्यों बनाना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी ऐड होगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमको कैपिटल फंड की जरूरत पड़ेगी। जब कैपिटल फंड की जरूरत हम लोग को पड़ेगी वहां पे, तो वो कहां से लेके आएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाना रहेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 1 विल बी ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 विल बी ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट, 2 will be on subscription, then 3 will be on stock of medicine expenditure is 3, 4 will be amount due for medicine supply. This is nothing but creditor for medicine supply. We have purchased some medicines and that medicine, that is stock of medicine, but we are liable to pay to the creditor, that is the creditor for medicine supply. So a separate account for creditors, and then value of equipment will prepare and the value of building. So there will be 6 working note. So first we will draw receipt and payment account, income and expenditure account, and then balance sheet and all these working notes. So write down question number 31, 342. Okay. Receipt and payment account for the year ended 31st December 2015। ठीक है, इसको अब ड्रॉ करना अराउंड 12 to 15 लाइन्स, 12 लाइन्स। ओके, ओके। Receipt, payment amount, then income and expenditure account, income and expenditure account for the year ended
31st December 2015. Expenditure income अमाउंट. ओके, इसको थोड़ा सा ज्यादा 12 पेज छोटा सा मैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो. ओके, देन बैलेंस शीट. As on 31st December 2015. इसे भी 10-12 लाइन का आप ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद अब हम लोग सारी वर्किंग नोट्स बनाएंगे. वर्किंग नोट नंबर 1. Working note number 1, opening balance sheet, that is balance sheet as on, okay, balance sheet as on 1st of January 2015. इसको आप ड्रॉ करना 7-8 लाइन का. सो वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस शीट, 7-8 लाइन के इसको ड्रॉ करेंगे. ओके, liabilities, amount, assets, amount. Liabilities, amount, assets, amount. Working note number 2, subscription account. ओके, 5-6 लाइन का. वर्किंग नोट नंबर 3, मेडिसिन एक्सपेंडिचर अकाउंट, 4-5 लाइन का. ओके, वर्किंग नोट नंबर 4, creditors for medicine supply account, ये भी 4-5 लाइन का. देन वर्किंग नोट नंबर 5, इक्विपमेंट अकाउंट, ये भी 4-5 लाइन का. ओके, लास्ट वन इज बिल्डिंग. बिल्डिंग ही था ना. 6th वन इज यस बिल्डिंग. ओके, क्या आपने ड्रॉ किया? 5th एंड 6th. बिल्डिंग अकाउंट, ये भी 4-5 लाइन का बिल्डिंग अकाउंट. ओके, डन.
ओके, लिखे आपने इतना। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले उसने रिसिप्ट एंड पेमेंट की समरी दी हुई है आपको। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहां से इंफॉर्मेशन अपन लिखते जाएंगे, और एक चीज ख्याल रखना, जिसके अकाउंट बनाए रिस्पेक्टिव फैक्ट वहां पे भी देना रहेगा। सबसे पहले यहां पे उसने दिए ओपनिंग बैलेंस आपको कैश का है 8,000 रुपए, तो यहां पर आप लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस कैश का 8,000 रुपए। फिर उसने दिया सब्सक्रिप्शन आपको 50,000 का, सो रिसिप्ट कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन। तो आपने सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाया है ना बेटा, तो 50,000 एंट्री क्या पास है इसकी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये आपने रिसिप्ट साइड में जो लिखे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट करना नहीं भूलना। तो आपका वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, वर्किंग नोट नंबर 2, वहां पे लिखेंगे आप, एक लाइन के स्पेस रखना, बाय कैश एंड बैंक 50,000। ओके, फिर वहां पे दिया उसने डोनेशन आपको रिसीव्ड हुआ कितना, 15,000 रुपीज का। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन आप लिखेंगे टू डोनेशन 15,000 रुपीज। भाई आया नहीं यहाँ पे डोनेशन, आप लिखो टू डोनेशन 15,000 रुपीज, आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन में देखोगे लिखिए आपने टू डोनेशन 15,000 रुपीज। ओके, उसके बाद वो क्वेश्चन में आपसे कहता है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है आपसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब डोनेशन अकाउंट ही बनाए तो वहां पे नहीं लेके जाना, अकाउंट किसके बनाए, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कुछ है, तो उसमें एडजस्टमेंट, इसलिए उनके अकाउंट्स बने, तो इसलिए वहां पे बराबर उसमें भी इफेक्ट देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम 9,000। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, पहले इंटरेस्ट तो आप लिख लो 9,000 रुपए यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको 9,000 रुपए मिले, ठीक है, 9,000 रुपए मिले। ओके, अब ध्यान से एक और चीज है, मैं वो आपको कहना भूल गया, लेकिन उसमें भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके मैं वापस आता हूँ इंटरेस्ट पे। बेटा आपने ओपनिंग बैलेंस लिखिए, ध्यान से साथ साथ में अपन अभी करते जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखिए कैश का, कितना ओपनिंग बैलेंस, 8,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा ना ये, है ना। अपन एक मिनट फिर से मैं वापस एक एक सीक्वेंस में एक आइटम लेता हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस है 8,000 रुपए, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके इसको लिखो, जो कि आपकी वर्किंग नोट नंबर 1 है, वहां पे लिखो कैश। ओपनिंग कैश कितना है, 8,000 रुपए, तो वहां लिखेंगे आप कैश 8,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, सॉरी, जो आपने फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो लिखे थे सेकंड, तो इसको तो आपने वहां पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब जो डोनेशन था इसका कोई अकाउंट नहीं बेटे, अकाउंट क्यों नहीं, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो जितने की आपको रिसिप्ट हुई उतने की आपकी क्या इनकम, तो ये आपके इनकम साइड में भी आप लिख देंगे डोनेशन को यहाँ पे बाय, इनकम साइड में भी आप यहाँ पे लिख देंगे बाय डोनेशन। क्यों आपने डोनेशन यहाँ, आप बोलेंगे सर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट के बाद वो फिगर में यहाँ पे ले आऊंगा। अच्छा, फिर आपने डोनेशन क्यों लिखे, उस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितने का रिसिप्ट उतने की इनकम थी। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो 9,000, उस पर भी अपने अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितने की रिसिप्ट उतने की इनकम है आपकी, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे आप बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 9,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है यहाँ पे पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। अब आपने 30,000, अच्छा एक और इन्वेस्टमेंट की बात मैं अभी कर लूं। अब इन्वेस्टमेंट अगर आप ऑब्जर्व करो तो 9% इंटरेस्ट है 9,000, और यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर इंटरेस्ट 9,000 रुपए मिला तो कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, 9% अगर 9,000 है तो 100% कितना, 1,00,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में 1,00,000 रुपए का, उस पर इंटरेस्ट आपको 9% 9,000 मिला, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया नहीं, वो अपन निकालना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कहां आता है, बैलेंस शीट में, तो आप बैलेंस शीट में इस साल की और अगले साल पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो 9,000 रुपए
अगर 9 है तो 100 कितना, दैट्स कम 1 लाख, 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपीज। तो ये पिछले साल के इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए अगर 9% है तो 100 कितना, वो आता है आपका 1 लाख रुपए। हाउ मच इट इज, 1 लाख। तो अगर 9,000 रुपए अगर 9% है तो 9 है तो 100 कितना, 1 लाख। अब वापस आ जाओ आप क्वेश्चन पे, वहां पे देखो उसने क्या कहा आपसे, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो आपने पेमेंट करे 30,000 रुपए की, वो जो क्रेडिटर जो था मेड, पहले तो पेमेंट साइड में आप लिखो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या पास करे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000। तो आपने एक्सपेंस में अभी मत लिखना, इस पे एडजस्टमेंट है, तो वहां पे ना थोड़ा सा स्लो आ रहा है स्क्रीन पे, एनीवेज तो आप पेमेंट साइड में बाय क्रेडिटर लिखो 30,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने पेमेंट करे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट बना, एक्सपेंडिचर अभी मत बोला क्योंकि उस पर अपने अकाउंट बनाए। तो क्रेडिटर अकाउंट में जाओगे वर्किंग नोट नंबर 4 में, और वहां पे आप डेबिट में लिखोगे टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, आपने पे करे 10,000 रुपए, सैलरी पे करे 28 और सन्ड्री एक्सपेंस पे करे 1,000 रुपीज, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस पे करे आपने 1,000 रुपीज। अब यहां पे आप जाओ, पेमेंट करे आपने, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में अब देखो इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो जितने की पेमेंट करे उतने का ही आपका एक्सपेंडिचर है। तो आप पहले पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000 बाय सैलरीज अकाउंट 28,000 है और सन्ड्री एक्सपेंस 1,000 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000। उसके बाद है यहाँ पे इक्विपमेंट परचेज, आपने इक्विपमेंट कितने का परचेज करे, वो 15,000 रुपए का। अब इसका अकाउंट बना। अच्छा, एक और चीज, आपने जो पेमेंट करे बेटा, तो ये आपका एक्सपेंडिचर भी ना, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आप एक्सपेंसेस यहाँ पे करोगे, जो जितना पे करे उतना ही खर्चा भी है। तो ये एडजस्टमेंट रहता तो अकाउंट में लिखता था, जैसे दूसरी जैसे सब्सक्रिप्शन का लिखा जैसे। ओके, तो यहां लिखो टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000 टू सैलरीज 28,000 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। उसके बाद उसने इक्विपमेंट परचेज किया 15,000 का, क्या एंट्री पास होगी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने पेमेंट करे, तो पेमेंट साइड में आप यहां पे बता दो बाय इक्विपमेंट हाउ मच 15,000। अब आपने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया ना, तो अकाउंट इक्विपमेंट अकाउंट में आप लिखेंगे इसको वर्किंग नोट नंबर 5, वहां पे लिखो टू, एक लाइन का स्पेस रखना, ओपनिंग बैलेंस आएगा बेटा, कैश अकाउंट 15,000 रुपीज। ओके, उसके बाद हो गया चैरिटी शो एक्सपेंसेस हुए आपके 1,500 रुपए, उसमें आपने पे कर, कलेक्शन था 12,500। तो आप एक एक करके चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो आपने पेमेंट करे, तो पेमेंट साइट में बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस अकाउंट हाउ मच 1,500। ठीक है, अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूं 2 बेटा, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500, तो रिसिप्ट साइड में टू चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात बेटा, अब देखो यहां पे क्या हुआ,
ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने को लिखना पड़ेगा, इस पे कोई आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कैसे बता सकते हो, उसको नेट करके बताते हैं अपन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कलेक्शन की 12,500, पेमेंट 1500, तो यहाँ पे रिसिव इनकम लिखो बाय चैरिटी शो इनकम 12,500 लेस इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे 1500 से आउटर कॉलम पे आ गया आपका कितना 11,000, हाउ मच 11,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अब तो सिंपल है, उसने ओपनिंग और क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन ड्यू तो गड़बड़ नहीं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट और रेलेवेंट वर्किंग नोट में ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है। तो पहले अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में सारे लिख लेते हैं, ठीक है, एक साथ वहीं पे। तो आपका पहला है सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1500, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1200 लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1200, फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, अपने को पेमेंट करना है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स जो मेडिसिन खरीदी ना उसकी पेमेंट करना है, लाइबिलिटी 9,000। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,000, इक्विपमेंट 21,000। फिर है आपका बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग 50। तो ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखें। अब क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन ड्यू 2200, so सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2200, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 700 लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन received in advance 700 liability, okay, subscription received in advance. Then stock of medicine asset 15,000, so stock of medicine 15,000. Then amount due for medicine supply creditor 13,000, then equipment 30,000, उसके बाद बिल्डिंग 48,000, ओके। अब यहां पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख ली, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख ली। अब क्या करेंगे, रेलेवेंट वर्किंग नोट में ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना पड़ेगा हमें। तो अब आप वर्किंग नोट में जाएंगे और एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं वापस से इसको हटा देता हूं और लिखते जाएंगे आप। पहला सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग 1500, क्लोजिंग 2200, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 2 में जाएंगे, 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500 बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2200, ओके। उसके बाद है फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1200 700, तो लाइबिलिटी यहां क्रेडिट में लिखो बाय ओपनिंग एडवांस 1200 टू क्लोजिंग एडवांस 700। उसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 और 15,000, तो टू ओपनिंग स्टॉक 10,000
बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 9,000 और 13,000 क्रेडिटर लाइबिलिटी होती। सो बाय ओपनिंग बैलेंस 9,000 टू क्लोजिंग बैलेंस 13,000 लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। ओके, उसके बाद है आपका इक्विपमेंट 21 और 30 एसेट डेबिट बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस 21,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस 30,000। उसके बाद बिल्डिंग 50 और 48, तो बिल्डिंग अब आप लिखेंगे इतना लिखे, बिल्डिंग लिखेंगे आप ओपनिंग टू ओपनिंग बैलेंस 50,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस 48,000। तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिए, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और रेलेवेंट वर्किंग नोट में ओपनिंग और क्लोजिंग लिख ली। अब अपने को एक एक करके वर्किंग नोट को क्लोज करते जाना रहेगा। सो आप पहली वर्किंग नोट कैपिटल फंड इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर $21,000 plus 50 plus 1 lakh plus 1,500 plus 10 plus 8, 1,90,500 1,80,300। तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड, ओपनिंग वर्किंग नोट नंबर 1 1,80,300। फिर इसमें अभी जो भी सरप्लस और डेफिसिट जो भी आया ऊपर इनकम एक्सपेंडिचर है वो लिखा जाएगा। अरे ये रुक गया, आप लिख लो ना बैलेंस शीट में, ठीक है। कैपिटल फंड देखो ये लिखा मैंने, कैपिटल फंड यहाँ पे ये 1,80,300। ओके, इसको लिखो ओपनिंग बैलेंस 1,80,300। अब सेकंड वर्किंग नोट पे जाओ, वहां से देखो फिगर निकालेंगे बात। सो 1,250 2,200 53,400 माइनस 700 माइनस 1,500 51,100 बैलेंसिंग फिगर। अब ये कौन सी बेटा? देखो रिसिप्ट वाली फिगर दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये 50,000 उसने यहाँ पे दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 50,000 उसने अपने को दिया, लेकिन जो 51,200 है ये डेबिट साइड शॉर्ट है, मतलब इससे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट वाली फिगर पता है आपको, तो आप ये डेबिट में लिखोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 51,200। तो ये कहा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 2 51,200। अब आप देखो बेटे यहां पे, आप समझो इसका फर्क समझेगा। अब देखो यहां पे 50,000 रुपए की रिसिप्ट थी, लेकिन इनकम 50,000 की है कि सब्सक्रिप्शन की नहीं, वो 51,200 है, क्योंकि रिसिप्ट और इनकम एक अलग चीज है आपकी। मगर जैसे डोनेशन देखो तो यहां 15 है, यहां पर भी 15 ही लिखा, क्यों? क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, तो जितनी रिसिप्ट उतनी इनकम, समझिए चीज। तो मगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे कुछ, इसलिए रिसिप्ट का अमाउंट अलग है और आपका इनकम का अमाउंट अलग है। अब आप वापस जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, 3 पे चले जाओ। अब यहां पे ये 15,000 रुपए
क्लोजिंग, ये ओपनिंग था आपका 10,000 रुपये। तब आपने डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है आपका इसका मेडिसिन एक्सपेंडिचर का। एक सेकेंड ये कैसा हो सकता है, आपने सब पर जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना, 1 मिनट, सैलरीज, जस्ट 1 मिनट, एक सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब यहाँ पे। अब अगर मैं मेडिसिन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इस साल मेडिसिन एक्सपेंडिचर था कितना, ओपनिंग था 10,000 रुपए, मतलब मेडिसिन अपने पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन रखी हुई अपने पास 10,000 की, और साल के आखिरी में रखा 15। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 5 की खरीदे अपन ने करके, क्योंकि इस साल कुछ यूज भी तो करोगे ना, कंज्यूम करोगे ना, अपने मेडिसिन कंज्यूम करे होंगे, तो आपने परचेस कितनी करे वो नहीं पता मेरे को। यस, परचेस कितनी करा नहीं पता मुझे, कहां से पता लगाएंगे बेटा अपने कितने की परचेस करे। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 4 पे आओ, आप देखो 30,000 और 3,000 ये कितना हुआ आपका 43,000 हुआ। तो 30,000 और ये 13,000 43,000। अब 43,000 में से ये 9,000 आप माइनस करो तो ये हो गया आपका 34,000 ये आपका, मतलब ये शॉर्ट जा रहा। आपने क्रेडिटर को, एक सेकेंड में यहां पे लिख लू पहले, आपने इतने का परचेज करे मेडिसिन, तो परचेज अकाउंट आप ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मेडिसिन परचेज किया आपने, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर, आपने इतने की मेडिसिन परचेज करे। अब ये परचेज करे आपने इतने की मेडिसिन, तो वो परचेज मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो आप यहां पे लिखते हो टू क्रेडिटर अकाउंट, आपने इतने की परचेज करे। तो ये कहां से आया बच्चों, ये वर्किंग नोट नंबर 4 से ये फिगर आई 34,000 इतने की मेडिसिन आपने परचेज करे। तो परचेज का फिगर नहीं दिया था, है ना, दो फिगर मिसिंग है, परचेज नहीं पता था और कितना कंज्यूम करे वो नहीं पता था, है ना। तो अब यहाँ पे ओपनिंग था 10, आपने परचेज करे 34 की, तो टोटल आपकी, सॉरी अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, टोटल ये हो गया आपका 44,000। ये 44,000 में से अभी भी आपकी 15,000 की स्टॉक में रखी हुई है, इसका मतलब आपने 29,000 की कंज्यूम कर ली। सो बाय ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब कोई ये ऐसा कह सकता है, नहीं सर आपने तो यहाँ पे जो परचेज करे हो ना 34,000 की, ये जो 34,000 की परचेज करो, कोई कह सकता है कैश में परचेज करोगे, नहीं, क्रेडिटर अकाउंट दिया ना फॉर मेडिसिन सप्लाई, इसका अपन यही मानेंगे उधारी में ही खरीदा था उसने। अब ये जो 29,000 रुपीज जो ये आपका आ रहा है, ये 29,000 रुपीज जो आ रहा है बेटा आपका, तो ये आप लोगों को क्या, आपने इतने की मेडिसिन आपने कंज्यूम करे, इतने की मेडिसिन आपने क्या करे, कंज्यूम करे आपने, ठीक है। तो अब आपने, ये आपका खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके आप लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, वर्किंग नोट नंबर 3, 29,000। इसमें तो जरूरत नहीं थी, मैंने नेक्स्ट पेज में ही बना दिया, ठीक है, इतने बड़े इसे यही हो जाएगा एनीवेज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4th हो गए, 5th पे आओ। अब 5th पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ओपनिंग है 21,000 और 15,000, ये आ गया आपका टोटल 36,000। 36 में से क्लोजिंग है 30,000, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 6,000। अब बताओ मुझे, इक्विपमेंट का क्रेडिट साइड शॉर्ट है, क्या होगा ये, डेप्रिसिएशन। अब बच्चे ना कुछ अजम्पशन लेते, नो सर, ये हो सकता है कि आपने बेचे होंगे। देखो क्या नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल सोचना। क्यों नॉर्मल लगता है, हर साल कोई फिक्स एसेट को बेचना नॉर्मल लगता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल होता है, डेप्रिसिएशन, तो नॉर्मल अजम्पशन हमेशा आपने लेना। तो ये 6,000 रुपीज डेप्रिसिएशन, ये जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर, मैं इसको लिखता हूं 6,000, ठीक है, ये 6,000 रुपीज इनकम एक्सपेंडिचर। अब आपका एक और है बिल्डिंग अकाउंट, उसकी भी टोटल करो। डेबिट में आपकी टोटल आ रही 50,000 टोटल, 48, तो ये आ गया आपका 2,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर हाउ मच, 2,000 रुपीज। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आपका बेटे, 2,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन है। तो ये इनकम एक्सपेंड 2,000 बिल्डिंग पे और आपका इक्विपमेंट पे 6,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाके आप लिखोगे यहाँ पे टू
डेप्रिसिएशन, $6,000 और 2,000, ये हो गया 8,000। ओके टक। अब आप आएंगे रिसिप्ट और पेमेंट में, तो 8 + 50 + 15 + 9 + 12,500, so 94,500 -30 -10 -28 -1 -15,000 then -1,500, ये रहे 9,000 रुपए। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बाय क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया आपकी बैलेंसिंग फिगर 9,000 रुपए। तो इसको आप लिखना बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश। ओके, कितना अमाउंट आया आपका? 9,000 रुपए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, क्या आ रहा है? 15,000 रुपए प्लस 9 + 11 51,200 86,200 -10 -28 -1 -29 -8, तो आपका यहाँ पे सरप्लस आ रहा है 10,200। इस सरप्लस इसमें आप ऐड करोगे, ऐड सरप्लस 10,200, 180,300 प्लस 10,200, ये आपके 1,90,500 प्लस 700 प्लस 13,000, तो ये आपका 2,04,200। देखो आ रही है एसेट साइड की भी, yes, 2,04,200 डन। तो यहां पर हमने भी क्वेश्चन क्या दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। ओके, अब यहां पे जो आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपका आज का होमवर्क आप लोगों का, ठीक है, आज का जो होमवर्क है आप लोगों का, ये मत करना भी 20 सर्वेंट वाला, ये सिंपल, ये करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है आपका आज। 20 21 पहले ही दे देना था, मैं तो ये तो ऐसा पहले करा हूं, ठीक है। 20 21 होमवर्क है और 22 भी होमवर्क है। 20 21 और 22, ये 3 आज आपके होमवर्क है। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।